नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और ये है खबर विस्तार से। दोपहर 3 बजे की चार बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। इस बुलेटिन की पहली खबर प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई है। कार्रवाई जारी है लगातार, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पोस्ट से ये मुद्दा फिर गर्मा गया है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि नर्सिंग घोटाले का सरगना कौन है। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एमपी में हार के कारणों का पता लगा रही है और आज उसका दूसरा दिन है। और इसी बीच कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया है। क्या कहना है उनका, उस पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 3 दिन तक राशन नहीं मिल पाएगा। उस पर भी अपडेट्स देंगे आपको आगे बुलेटिन में। और चौथी बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जबलपुर का भेड़ाघाट गुलजार हो गया है, लेकिन उस पर भी एक अपडेट है, वो भी बताएंगे आगे आपको बुलेटिन में। तो चलिए बिना किसी देरी के रुख करते हैं पहली बड़ी खबर का। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले एक्टिव हुई कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नर्सिंग घोटाले पर एक्स पर किया है पोस्ट। उन्होंने लिखा है, इंतजार कीजिए, सबूत के साथ खुलासा करूंगा। उमंग सिंघार का ये एक्स पर पोस्ट आया है और वो भी विधानसभा शुरू होने से पहले, विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर निशाना साधा है। 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र और कांग्रेस नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नर्सिंग घोटाले पर लगातार हमलावर है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अब लिखा है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तथ्य खोज लिए गए हैं। मैं विधानसभा में नर्सिंग घोटाले के सरगना की सुरंग का दूसरा सिरा सारंग का सबूत के साथ खुलासा करूंगा। तो कहीं ना कहीं विश्वास सारंग पर निशाना साधा है। इंतजार कीजिए, घोटाले की सारी परतें खोलूंगा। तो देखिए, ये बड़ा बयान, बड़ा पोस्ट निकलकर सामने आया है, वो भी तब जब विधानसभा सत्र शुरू होने वाला, उससे ठीक पहले। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ, सीधा उनका रुख करूंगी। विवेक, इंतजार कीजिए, सबूत के साथ खुलासा करूंगा। बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला और कांग्रेस का सरकार के खिलाफ रामबाण, इस बात में क्या, किस और इशारा कर रहे हैं उमंग सिंघार? देखिए, उमंग सिंघार ने सीधे तौर पे सारंग का नाम लिया है। यानी कि कल जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होगा जो सीधे लिंक आउट करेगा विश्वास सारंग से। और यही बात उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कही है कि बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। और इस नर्सिंग कॉलेज को लेके आखिर कौन सा वो खुलासा होगा जो सीधे तौर पर सारंग को कनेक्ट करता है इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर, ये कल नेता प्रतिपक्ष खुद सदन में बताएंगे। यानी कि स्पष्ट है कि कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे सरकार को घेरा जाए। सरकार पूरी तरीके से बेफिक्र है कि नर्सिंग मामले में, हालांकि 2 रजिस्ट्रार के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सदन में पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मौजूदा सहकारिता और खेल विभाग के मंत्री विश्वास सारंग का जिक्र किया है। सारंग का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि और नर्सिंग फर्जीवाड़े में पहले भी कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का नाम सामने आता रहा है। और अब ये बात का, इस पोस्ट का आना कहीं ना कहीं किसी और तो इशारा कर रहा है, लेकिन नर्सिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी घेरने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा में जिस तरीके से नीट का मुद्दा लेकर घेरा था विपक्ष ने, उसी तरीके का हंगामेदार रह सकता है विधानसभा सत्र का कल का पहला दिन। विवेक, बिल्कुल सही बात है। नीट के मामले में सदन ठप हो गया और कल सदन फिर से शुरू होगा। सोमवार का दिन है और मध्य प्रदेश में नर्सिंग का जिक्र होगा। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ नीट और मध्य प्रदेश में नर्सिंग के मामले को घेरने की कोशिश की गई है, क्योंकि हाईकमान की तरफ से ये निर्देश जरूर मिले होंगे कि नर्सिंग के मामले को पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में भुनाया जाए। और यही वजह है कि प्रदर्शन से लेकर तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। कल जब नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद होंगे तो बिल्कुल विवेक, आप बने रहिएगा मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। लेकिन देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की सदन के अंदर सरकार को घेरने की तैयारी है, तो वहीं सरकार सदन के बाहर भी घिरेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और युवा कांग्रेस ने परीक्षा घोटालों पर अब मोर्चा खोल दिया है। गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस ने सरकार का विरोध किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 जुलाई को अनशन पर भी बैठने वाले हैं। नर्सिंग समेत अन्य परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं का विरोध करेंगे युवा कांग्रेस वाले। और रामधुन के साथ न्याय की युवा कांग्रेस कार्यकर्ता
कार्यकर्ता करेंगे मांग। तो ये प्रदर्शन देखने को मिला है। युवा कांग्रेस ने परीक्षा घोटालों पर मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ गांधीवादी तरीके से युवा कांग्रेस ने सरकार का विरोध किया और अब धरना प्रदर्शन भी करने वाले, अनशन भी करने वाले हैं। और देखिए, कांग्रेस के ही खाते से एक और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस की हार पर मंथन में सीनियर नेता शामिल नहीं हुए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय बैठक में नहीं पहुंचे। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 3 सदस्य पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश में और आज उसका दूसरा दिन है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की हार पर मंथन में सीनियर नेता शामिल ही नहीं हुए हैं। कमलनाथ और दिग्विजय बैठक में नहीं पहुंचे हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसकी समीक्षा की है और इसी बीच कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बैठक में हार की बीमारी का पता चला है। खरीद फरोख्त, दल बदल और लालच बनी बीमारी। तो इसी बीच ये बड़ा बयान भी आया सामने। पहले वो सुनवा देते हैं, फिर इसके मायने समझेंगे। सब सारे बातें अलग अलग जो घटनाएं घटी है, जो अपना भाजपा ने लोकतंत्र की बना हत्या करने का जो प्रयास किया, वो सारी चीज़ें आई है। इसलिए जीतू पटवारी ने कहा होगा कि सारी चीज़ें सामने आई है। अब उस बात को भी हम लोग ऊपर उठाएंगे और अंदर हाउस के अंदर भी उठाएंगे। तो देखिए, प्रदेश के आला नेता तो नहीं पहुंचे हैं इस बैठक में, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है। जीतू पटवारी हार की बीमारी का इलाज करेंगे और 2 दिनों से लगातार चल रही है हमारी बैठकें। ये बयान निकलकर सामने आया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की तरफ से और उन्होंने कहा है आज भी दिन भर की जाएगी हार की समीक्षा। वो भी सुनवा देते हैं, उसके बाद इस बयान का भी मायना समझेंगे। हमारी जो पार्टी की चल रही है वही चल रही है और सारे सीनियर नेता दिन भर चले। मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम। ठीक है, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुख करूंगी विवेक आपका। लगातार बने हुए आप मेरे साथ। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में लगातार समीक्षा की जा रही है क्योंकि समीक्षा की जरूरत है। सूपड़ा साफ हो गया था, लेकिन अब 2 बड़े नेताओं का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ये जो बीमारी है उसका पता चल गया है, हार की वजह भी हमें पता चल गई है। तो इसमें क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं इन दोनों ही नेताओं के बयान के? देखिए, कांग्रेस बहुत ही दिलचस्प पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि जब हार मिली थी तब हार के कारणों के कई जवाब आए, लेकिन अब जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मध्य प्रदेश में बैठक हो चुकी है, एआईसीसी के पास तीनों सदस्य अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। उससे पहले हार की बीमारी जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस के अंदर फैली हुई थी, 4 लोकसभा 4 विधानसभा कांग्रेस हारी है इस मध्य प्रदेश में पिछले 20 से 25 सालों के भीतर। उसी हार की बीमारी को अब डायग्नोस करने की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं। उनका समर्थन कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं। कांतिलाल भूरिया खुद इस चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो भी हार गए। झाबुआ से प्रत्याशी बनाया गया था और लंबे समय के बाद कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों को जिम्मेदारी दी थी। दिग्विजय सिंह थे, नकुल नाथ के लिए छिंदवाड़ा में ही सीमित रह गए। कमलनाथ वो भी बैठक से दूर रहे। लेकिन बीमारी आखिर कांग्रेस में कहाँ है, ये भी इंटरनल बैठक में निकल के सामने आई है और आरोप भले ही बीजेपी पे लग रहे हैं। कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त, दल बदल और लालच बनी है बीमारी। तो कहीं ना कहीं जो कारण निकल के सामने आ रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तारीख से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए और उसको लेकर तमाम सारे कांग्रेस नेता ये कहते रहे हैं कि ये सिर्फ लालच के शिकार हुए हैं, इनको मोटी रकम दी गई है, इसलिए ये कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। रामनिवास रावत को लेकर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, तमाम सारे पूर्व कांग्रेस के विधायकों जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उन तमाम लोगों का जिक्र किया गया है। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बीमारी का डायग्नोस कैसे जीतू पटवारी करेंगे, उनके पास क्या एक्शन प्लान है, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में जीतू पटवारी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक कार्यकारिणी गठित की जाए और ऐसी कार्यकारिणी पीसीसी चीफ के सामने बड़ी चुनौती इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस की अपनी पार्टी ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी
जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के बयान पर पलटवार भी किया और कहा कि हमारी सरकार नीट या किसी भी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं तोमर ने आपातकाल को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर कहा है कि सच को बताना ही पड़ेगा। और अब मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मिल रही है। लाखों बच्चों का बिना ड्रेस स्कूल में हुआ दाखिला। 390 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों को नहीं मिली है यूनिफॉर्म। 22 जिलों में छात्रों के खातों में भेजी जा रही है राशि और 30 जिलों में अब तक नहीं मिली है छात्रों को रकम। ये रकम यूनिफॉर्म खरीदने की है, ये रकम अभी तक जारी नहीं की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने देरी से राशि ट्रांसफर की वजह भी बताई है। बैंक खातों की गड़बड़ी का हवाला दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंक खातों में गड़बड़ी हो रही है, इसी वजह से राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 30 जून तक सभी छात्रों के खातों में रकम ट्रांसफर करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिया। आज आखिरी दिन है क्योंकि इसके बाद रकम लैप्स हो जाएगी और पहले से लेकर 8वीं क्लास तक के छात्रों को सरकार की तरफ से दी जा रही है ड्रेस के लिए राशि, लेकिन अभी इस राशि में देरी देखी जा रही है। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 1 से 3 जुलाई तक नहीं मिलेगा राशन। राशन दुकान 3 दिन तक रहेंगी बंद। 3 दिनों तक चलेगा डेटाबेस शिफ्टिंग का काम। विभागीय डेटाबेस को नए सर्वर में किया जाएगा ट्रांसफर और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों में कलेक्टर्स को यह जानकारी भी दे दी है। सर्वर ठप होने की समस्या से लोगों को अब राहत मिल जाएगी क्योंकि नया डेटाबेस लाया जा रहा है, नए सर्वर में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उससे चलते 3 दिन तक के लिए राशन नहीं मिलेगा। तो 1 से लेकर 3 जुलाई तक नहीं मिलेगा राशन। राशन दुकान 3 दिन तक रहेंगी बंद और 3 दिनों तक चलेगा डेटाबेस शिफ्टिंग का काम। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ रायपुर, सीधा उनका रुख करूंगी अधिक जानकारी के लिए। रोहित, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? राशन सप्लाई बंद हो जाएगी? अंजलि, बिल्कुल देखिए, 77 लाख से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ में राशन मिलता है और इस राशन के तहत पर अगर देखा जाए तो शक्कर, गेहूं जैसे जो कई सामग्री है वो मिलता है उनको। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर जो जानकारी आई है कि शुरुआती जुलाई 1, 2 और 3 तारीख को ये राशन नहीं मिलेगी क्योंकि जो विभाग का पुराना सर्वर है उस सर्वर को बदला जाएगा और जो फिलहाल जो सर्वर है उस पर अत्यधिक दबाव पड़ गया है। अभी राशन नवीनीकरण का कार्य भी किया गया है जिसके कारण कई राशन कार्डों की संख्या भी बढ़ गई है। तो ऐसे में वो जो सर्वर है वो दबाव नहीं झेल पा रहा है। तो ऐसे में नए सर्वर पर जो पुराना डाटा है उस डाटाबेस को ट्रांसफर करने के लिए ये 3 दिनों का जो है वो ठप किया जाएगा, जिस दौरान पे किसी भी व्यक्ति को प्रदेश भर के तमाम जो राशन दुकान है वो बंद रहेंगे और इसको संबंधित पे तमाम कलेक्टरों को जो है वो आदेश भी जारी कर दिया गया है। खाद्य विभाग की तरफ से ये आदेश है जिसपे साफ तौर पर यह बताया गया है कि 3 दिनों तक राशन नहीं मिलेगा और 3 दिन पे ये कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा। अंजलि, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी है जो राशन के लिए प्रभावित होती नजर आएगी। बिल्कुल, राशन मिलने में दिक्कत तो आएगी, लेकिन जो सर्वर ठप की दिक्कत थी उससे कम से कम सुविधा मिल जाएगी अब ग्राहकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, हेमंत सोरेन के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार सामने आया है। सीएम साय ने कहा कि आदिवासी समाज का अपमान न करें। सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है, ये एक्स पर पोस्ट करते हुए हमला बोला है हेमंत सोरेन पे। मैं आपको बता दूं, जेएमएम नेता और पूर्व सीएम झारखंड के हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ गए हैं और अब क्योंकि झारखंड में चुनाव भी है तो उससे पहले आदिवासी समाज को साधने के लिए, वोट बैंक को साधने के लिए इस तरीके के बयान देते दिखे थे हेमंत सोरेन, जिस पर अब सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार सामने आया है। सीएम साय ने कहा है कि आदिवासी समाज का अपमान ना करें। सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। अब देखिए, उनने भ्रष्टाचार किया था इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है और आज जमानत हुआ है। कोई वो मतलब आरोप से बरी नहीं हुए हैं और वैसे मुख्यमंत्री के मतलब मुंह से इस तरह का शब्द निकलना कोई शोभनीय नहीं है।
और अपने तीसरे कार्यकाल की पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने संविधान में अपने अटूट विश्वास को दोहराया तो आम चुनाव, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण पर चर्चा भी की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर देशवासियों का आभार भी जताया। साथ ही मां के रिश्ते और पर्यावरण पर पीएम मोदी ने कहा कि इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की तो तमाम देशवासियों ने उनके मन की बात सुनी और साथ ही साथ केंद्र में मंत्रियों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने मन की बात को भी सुना है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने मन की बात सुनी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए मन की बात को करना शुरू किया था, तब से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वहां मौजूद थे, उन्होंने मंत्री की मन की बात सुनी और साथ ही साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी मन की बात का आनंद लिया। और देखिए, भोपाल में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मन की बात सुनी, जैसे कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उनके साथ मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद थी। मन की बात पर उनसे खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको। हैं प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कृष्णा गौर जी, उनसे जानेंगे आयोजन क्या रहा, कैसा रहा। मन की बात उन्होंने सुनी, उससे क्या भाव जागे, कैसा रहा इसका आयोजन? बहुत प्रसन्नता है मुझे यह कहते हुए कि आज जब देश के वरेण्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे और उसमें मंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश भर के बहुत नवाचारों के बारे में हमें जानकारी दी, वो अद्भुत और अकल्पनीय है। और वास्तव में देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो देश की संस्कृति, देश की विरासत और देश के नवाचारों से देश की जनता को अवगत कराएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना और क्या कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। और आज उन्होंने मन की बात में देशवासियों से आग्रह किया है कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। और हमारा भी आग्रह है छत्तीसगढ़ के लोगों से कि सभी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं। मां अगर जीवित हैं तो उनको साथ में रखकर पेड़ लगाएं। अगर स्वर्गवासी हो गई हैं तो उनका फोटो रखकर पेड़ लगाएं। अगर पूरा देश एक एक पेड़ देशवासी लगाएंगे तो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्रांति आ जाएगा। संभवतः कल भी जुलाई महीने की राशि उनके खाते में चली जाएगी। और देखिए, क्योंकि अब बारिश शुरू हो ही गई है तो फौरन आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां भेड़ाघाट गुलजार हो चुका है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मॉनसून सीजन शुरू होते ही जबलपुर का पर्यटन स्थल भेड़ाघाट एक बार फिर गुलजार होने लगा है। लेकिन भेड़ाघाट में बारिश के चलते अब सुविधाओं में कटौती की गई है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए भेड़ाघाट में नौका विहार और रोपवे 15 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों में थोड़ी सी निराशा है। दरअसल बारिश में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है, जिसकी वजह से भेड़ाघाट में नौका विहार बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि हर साल तमाम प्रयासों के बावजूद भी पर्यटक अपनी लापरवाही से हादसों का शिकार होते हैं। इसलिए इस बार प्रशासन ने रोको टोको अभियान भी चलाया है, जिसके तहत पर्यटकों को तेज बहाव के नजदीक जाने से रोका जाएगा।
हाँ, नागपुर से आए हैं हम, लेकिन जो पहले मज़ा था यानी बोटिंग, रोपवे वगैरह, वो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, यानी नाराज़ हो गए हम थोड़े से। शुरू रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता यहाँ पे। हाँ चूँकि भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक ये सेवाएं हम लोग प्रतिबंधित रखते हैं। चूँकि यहाँ पर घाट के समीप जो है लोगों का जाना आना अत्यधिक रहता है, तो इसलिए इन सेवाओं को हम रोक देते हैं ताकि किसी प्रकार से जो बाढ़ आदि की समस्या है इसमें लोग बाग परेशान ना हो, आम पर्यटक किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो, इस उद्देश्य से ये सेवाएँ बंद कर दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नगर परिषद द्वारा तैनात की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घाटों में आवश्यकतानुसार टीम और कर्मचारियों का बल लगाया जाता है ताकि वहाँ पर निरंतर उनका निगरानी की जा सके, किसी भी ऐसी अनहोनी ना हो पाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ये तो जबलपुर से हमने आपको दिखाई मानसून की खूबसूरत तस्वीर, लेकिन तेज बारिश से परेशानियां भी आती है तो जबलपुर की एक दूसरी तस्वीर भी है। जबलपुर में हुई तेज बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी उन निचले इलाकों में हो रही है जहां बारिश का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। जबलपुर के गंगानगर क्षेत्र में लोगों को हर साल जल भराव की परेशानियों से दो चार होना ही पड़ता है। इस बार भी बीती रात हुई बारिश की वजह से लोगों को पूरी रात बारिश के पानी में ही गुजारनी पड़ी। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसी क्षेत्र का दौरा भी किया था और जल निकासी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित भी हैं। क्षेत्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुर्गेश ने, दिखाते हैं आपको। इस वक्त मैं जबलपुर के गंगानगर इलाके में मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से लोगों को इस बारिश में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। में आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी अपने घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं। क्या स्थिति बनी है भाई साहब आप? अरे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, एक एक फुट पानी अंदर है आखिरी कमरे तक। देख सकते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो इस वक्त व्यस्त हैं रूटीन के कामों में नहीं बल्कि अपने घर से पानी बाहर निकालने में। और ये स्थिति देख सकते हैं कि पूरी नाली का पानी जो है घर के बाहर इस समय पहुंच चुका है, अंदर पहुंच चुका है। कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है हम उनसे पूछेंगे। आंटी कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों के यहाँ पर? कहाँ दिक्कत हो रही है? अंदर से भरा है, बहुत ज़्यादा भर गया सब कमरों में हो जाता है। और ये स्थिति हर एक घर की यही स्थिति यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और चूंकि हम जब बात करते हैं कि जबलपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ में है, स्मार्ट सिटी के तहत हम सीवर लाइन का काम कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो इस तरीके से अपने घरों से बाहर निकलते हैं और किस जगह पर कितना गहरा पानी है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कितनी दिक्कत हो रही है अंकल यहाँ पर? कब से पानी भरा हुआ है? 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। जब मैं यहाँ पर चल रहा हूँ तो आपको काला पानी अलग से दिख जाएगा और यही इस बात को दर्शाता है कि ये पूरा नाली का पानी है। यानी कि ये जब पानी घरों में भरेगा तो ये न केवल गंदगी फैलाएगा बल्कि लोगों को बीमार करेगा, बहुत बीमार करेगा। लोग हैं, कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दावे वादे और तमाम योजनाओं की बातें तो ज़रूर हो जाती हैं लेकिन वो केवल कागजी तक हो पाती हैं या फिर भाषणबाजी तक रह पाती है। ज़मीन पर अगर काम होता तो पिछले कई सालों से ये भुगतमानी आम जनता भोग रही है, ये नहीं भोग पाती। कैमरा नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। बारिश से हो रही परेशानी की बात हो ही रही है तो एक खबर बुरहानपुर से भी मिल रही है, जहां किसी को सुकून की मौत भी नसीब नहीं हो रही। यहां शमशान घाट पर छत न होने से बारिश के मौसम में दाह संस्कार में परेशान का सामना करना पड़ रहा है। लोग चिता के चारों ओर प्लास्टिक ढाकर जलती चिता को बुझाने से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि मरने के बाद भी सुकून नहीं है। ये मामला बुरहानपुर के सतियारा शमशान घाट का है। आम लोगों की समस्या को देखते हुए मजदूर यूनियन अध्यक्ष मैदान में उतरे और नगर निगम से जल्द शेड बनाने की मांग के साथ की वैकल्पिक व्यवस्था की भी डिमांड रखी है ताकि बारिश के दिनों में शव जलाने में समस्या से बचा जा सके। आयुक्त महोदय, नगर निगम महापौर जी को मैं बोलना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप ठीक करें। वहां पर ये दुर्दशा इतनी विभत्स हो गई है कि एक चिता जल रही है, ऊपर से पानी गिर रहा है। इसका कारण जानना चाहिए और जो भी दोषी हो उसकी सजा उसको देनी चाहिए।
और देखिए, बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां बीजेपी प्रवक्ता ने बागेश्वर भगवान के दर्शन कर बागेश्वर सरकार से भी मुलाकात की। उसके बाद बागेश्वर सरकार और सुधांशु त्रिवेदी दोनों ने ही बागेश्वर बालाजी के मंदिर पहुंचकर उनके भी दर्शन किए और बाहर से ही बालाजी भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया। और इस दौरान बागेश्वर सरकार ने सभी का बागेश्वर धाम के स्मृति चिन्ह भेंट और पट्टिका डालकर पूरे परिवार का स्वागत भी किया। तो वहीं उज्जैन में कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अमले के साथ भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादव मास में निकलने वाली सवारी की पूर्व तैयारी के लिए सवारी मार्ग का भ्रमण किया और सभा मंडप में की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सालों बाद ऐसा योग है। 22 जुलाई से श्रावण माह शुरू हो रहा है, जहां राजाधिराज चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजा का हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और सवारी मार्ग पर आने वाले जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। महाकाल प्रबंध समिति के साथ तमाम अधिकारी ये जो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सवारी मार्ग में जितने भी जर्जर भवन आएंगे उसको भी चिन्हित किया गया है। तत्काल उनको हटाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए। हमारे साथ खुद कलेक्टर सर, सवारी आने वाली इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, आप भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सवारी मार्ग का पूरा भ्रमण रखा गया है ताकि जो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं हैं वो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सावन 22 जुलाई से पहले सवारी निकलेगी, तो आज उसकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी वो समीक्षा की जा रही है। इस बार हम लोग बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बाहर से भी जो बल आता है वो भी यहाँ पर शामिल रहेगा। वो पूरी समीक्षा की जा रही है किस तरह से जनता को सुगम से सुगम दर्शन और बेहतर से बेहतर सवारी व्यवस्था की जा सकती है। तो एक बार आज हम लोग भ्रमण करेंगे, लगातार 2-3 दिन ये चलेगा, उसके बाद असेसमेंट करेंगे। इसमें बहुत सारा बल बाहर से भी आता है और जिले का भी लगता है। हम लोग सवारी मार्ग पर निकले हैं देखने के लिए कि कौन कौन सी समस्याएं पिछली बार हम लोगों के साथ में आई थी और निर्बाध लोगों को दर्शन हो सके उसका प्रयास के लिए भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य हैं, महाकाल मंदिर के पुजारी भी है। इन्होंने भी यही कहा है किसी प्रकार की कोई आप बीती ना हो, उसको लेकर ही आज हमने भ्रमण किया है और जो भी इसमें खामियां दिखेगी उसको तत्काल निपटा जाएगा। और ख़ास बात ये कि राजाधिराज जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो देश विदेश से जब श्रद्धालु आते हैं और राजाधिराज की जब पालकी निकलते हैं तो श्रद्धालु मग्न हो जाते हैं। सभी का जयकारों के साथ अभिनंदन किया जाता है राजा महाकाल का और आवाज़ आती है, आ रही है पालकी जय महाकाल की। उसी को लेकर तैयारियाँ यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।